मेरे दोस्त, अगर मुझसे कोई पूछे कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए उसको मैं ये सजेशन दूंगा कि हाँ, सारी चीज़ें तुम पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर, मेनली प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर पेपर पे ही डिपेंड रहती हैं। और कोई भी एग्जाम हो गया, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो गया, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम, लगभग 70% समझ जाइए कि क्वेश्चन जो होते हैं ना, प्रीवियस ईयर से ही पूछते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का 2022 का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका कोड है 801 AA। जी हाँ मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूँ ये आपके पास पेपर होगा, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ये एकदम दिखा दे रहा हूँ बिल्कुल। चलिए इसके एक एक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसमें सॉल्व करते समय मैं जो एक एक ऑप्शन है ना उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। इससे क्या होगा कि मतलब आपकी जितने भी कॉन्सेप्ट है ना अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ जी मेरे दोस्त, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को पहले अंत तक देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको PDF स्टडी मटेरियल और वीडियोज का लिंक मिलता रहता है। तो चलिए, जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2022 में आया था। ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का क कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। और देखिए ये 4 ठे कथन दिया है, इन चारों में से कोई एक सही है, उसे क्या करना है कि पहचान कर लिखना है। तो पहला देखिए, जैसे पहला कथन है कि मैला आंचल राहुल संकीर्त्यायन की काव्य कृति है, तो यहीं पे ये गलत है भाई। मैला आंचल राहुल संकीर्त्यायन की काव्य कृति नहीं है, जबकि मैला आंचल को लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु। और मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है, जिसको लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने, राहुल संकीर्त्यायन ने नहीं लिखा है। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन है कि मुंशी प्रेमचंद्र गोदान मतलब मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तो देखिए बिल्कुल ये राइट कथन है, क्योंकि देखिए मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा है, गोदान गबन गीत कर्मभूमि रंगभूमि आप सुने होंगे, ठीक है। और उसके लेखक जो हैं, मतलब ये मुंशी प्रेमचंद गोदान ये सब के लेखक है, गदन नहीं गबन गोदान कर्मभूमि रंगभूमि, और ये सारी जो रचना है उपन्यास विधा की रचना है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं कि थर्ड ऑप्शन क्यों गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। बिल्कुल गलत है भाई, गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय नहीं, बल्कि धर्मवीर भारती की उपन्यास विधा की रचना है ये गुनाहों का देवता। देखिए ये सारी की सारी रचनाएं जो मैंने अभी अभी करवाई 1-2 दिन पहले, उसी में से ये पूछी गई हैं। तो बहुत सारी ये मतलब इस प्रकार की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो गुनाहों का देवता के लेखक धर्मवीर भारती हैं, और यह जो मतलब किस विधा की रचना है, तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है गुनाहों का देवता, न कि बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखित है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। ये देखिए सुमित्रानंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो देखिए ये गलत बिल्कुल है, ठीक है। क्योंकि देखिए सुमित्रानंदन मतलब आप एक उपन्यासकार नहीं है, इन्होंने उपन्यास की रचना नहीं की थी। हाँ, ये एक लेखक और कवि हैं, लेकिन उपन्यासकार नहीं है, ठीक है। प्रसिद्ध उपन्यासकार में इनको नहीं गिना जाएगा। तो इस प्रकार मैंने ये चारों ऑप्शन भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। और देखिए सुमित्रानंदन पंत को ना आप क्षयवादी युग जानते होंगे, क्षयवादी के 4 स्तंभों में से ये एक हैं। क्षयवाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथी ये सुमित्रानंदन पंत। देखिए मैं यहाँ पे चौथी ये बोला, ये नहीं, ये देखिए इनके नाम से पता चलता है कि ये फीमेल हैं, लेकिन ये फीमेल नहीं मेल हैं, ठीक है। ये मेल राइटर है, यानी एक व्यक्ति है, पर्सन है, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। इनका फिगर भी आप लोग देखोगे ना तो बाल बड़े बड़े हैं औरतों की तरह, तो आप समझोगे कि ये फीमेल है, लेकिन नहीं, मेल लेखक हैं, ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत क्या है? एक प्रसिद्ध कवि लेखक हैं, लेकिन उपन्यासकार नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आई होप आपको प्रश्न अच्छे से एकदम बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इधर मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे इसको मैं फोल्ड ही कर लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो ओके,
यहाँ पे देखो हम लोग का ये प्रश्न है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, और यहाँ पे कई सारी कृतियाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए ये जिस लड़के का ये पेपर है उसने ये लिखा है यहाँ पे, लेकिन मैं इन सारों का मतलब चारों का एकदम बता देता हूँ एकदम अच्छे से एक एक डिटेल में। तो पहला है प्रतिशोध। देखिए प्रतिशोध के लेखक वीर सावरकर जी हैं। ठीक है, ये वीर सावरकर। ठीक है, उसके बाद भूले बिखरे चित्र। देखिए भूले बिसरे चित्र। ठीक है, भूले बिसरे के चित्र, देखिए ये उपन्यास विधा की रचना है। किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, भगवती चरण वर्मा की लिखित है भूले बिसरे चित्र, जिसकी मतलब जिसकी जो विधा है वो उपन्यास है। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, जीवनी विधा की रचना है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ठूठा आम। देखिए ठूठा आम के लेखक जो है ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठूठा आम के सेम वही लेखक जो अभी हमने यहाँ बताया। ठीक है, भगवत, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, हमने तो भगवती चरण मतलब यहाँ बताया। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय हैं। ठूठा आम के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। लेकिन भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो वो है भगवती चरण वर्मा। तो इस नामों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसकी 4 रचनाओं का भी नाम देख लिया। अब चलिए इसका गौ प्रश्न देख लेते हैं। गौ प्रश्न को लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? तो देखिए मैं कई बार इसको बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए ये जो लहरों का राजहंस है मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक विधा की रचना है। ठीक है, तो किस विधा पर आधारित रचना है? तो नाटक इसका आंसर हो गया। अब देखिए जय पराजय रचना के लेखक का नाम बताइए। देखिए ये जो जय पराजय है ना, इस रचना मतलब इस नाम से 2 रचनाएं हैं। ठीक है, 2 रचनाएं मतलब इसी एक ही नाम से हैं, जिसकी एक विधा है नाटक और एक की विधा है कहानी। तो जय पराजय जो नाटक विधा की रचना है उसके लेखक है उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, और जय पराजय जो कहानी विधा की रचना है उसके लेखक है श्याम नारायण पांडे। तो यहाँ विधा तो बोला नहीं है, तो आप दोनों में से किसी एक का नाम लिख सकते हो। जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए, तो आप उपेंद्र नाथ अस्क भी लिख सकते हो, श्याम नारायण पांडे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक विधा नहीं बोला है कोई। ठीक है, लेकिन अगर इसका श्योरली बताऊँ तो जय पराजय नाटक विधा की रचना है जिसके लेखक है उपेंद्र नाथ अस्क, और एक जय पराजय एक और नाम से इसी नाम से रचना है जिसकी विधा है कहानी और जिसके लेखक हैं श्याम नारायण पांडे। तो मैं आशा करता हूँ ये घ प्रश्न भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसका अंग यानी लास्ट वाला प्रश्न देख लेते हैं, फर्स्ट प्रश्न का। ठीक है, लास्ट वाला प्रश्न क्या कि राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है? देखिए जो राजेंद्र यादव की ये प्रतीक्षा है ना, ये नई कहानी, एक तरह से नई कहानी जो नई युग की है उस विधा पे आधारित रचना है, नई कहानी विधा पे आधारित रचना है। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य में जो ये राजेंद्र यादव है ना, नई कविता नाम से एक नई विधा की शुरुआत की। ठीक है, इन्होंने ही नई कविता ये मतलब या नई कहानी एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब देन इन्हीं को माना जाता है, मतलब इन्होंने ही शुरुआत किया ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो राजेंद्र यादव द्वारा लिखित जो ये प्रतीक्षा है ये किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। ठीक है, चलिए हम अगली रचनाएं सब देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न का क है कि रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट भैया, तथा उनकी एक एक रचना का नाम भी हमें लिखना है, और ये 2 मार्क का प्रश्न। देखिए आप याद कर लीजिएगा रीतिकाल के कवि, ठीक है, और उनकी एक एक रचना, और उसके अलावा रीतिकाल की विशेषताएं भी आप लोग याद कर लीजिए। बहुत बार आप लोग के एग्जाम में पूछ चुका है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए ऐसे। ठीक है, तो देखिए रीतिकाल के 2 कवियों के नाम मैं अगर बताऊं तो देखिए बिहारी जी हैं। ठीक है, फर्स्ट में आप लिखिएगा बिहारी। ठीक है, बिहारी, और इनकी रचना बिहारी सतसई आप जानते होंगे, बिहारी सतसई आप इनकी रचना जानते होंगे। ठीक है, अगर सेकंड में कवि मतलब फेमस ये कवि हैं, ठीक है, रीतिकाल के, और सेकंड फेमस कवि है आपके केशव, जिनकी रचना है रामचंद्रिका आप जानते होंगे। तो मैंने 2 कवि रीतिकाल के बता दी, एक बिहारी, ठीक है, जिनकी रचना है बिहारी सतसई, और सेकंड केशव जिनकी रचना है रामचंद्रिका। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, और इसके अलावा रीतिकाल की आप 2 विशेषताएं भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रीतिकाल की 2 विशेषताएं मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट विशेषता आप लोग याद कर लीजिएगा कि रीति ग्रंथों का निर्माण। ठीक है, फर्स्ट विशेषता क्या आप याद करिएगा? रीति ग्रंथों का निर्माण, और सेकंड जो विशेषता होगी उससे आप लोग याद कर लीजिएगा आश्रयदाताओं की प्रशंसा या श्रृंगार रस की प्रधानता। ये 3 मैंने बता दिया, तीनों में से आप 2 कोई भी याद कर लीजिए क्योंकि 2 ही आपके एग्जाम में पूछता है लिखने को।
तो ये आई होप दूसरे का क प्रश्न जो है एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका ख प्रश्न देखते हैं। ख प्रश्न क्या है कि क्षयवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। देखिए प्रवृत्तियाँ या वही विशेषताएं, ठीक है। तो कभी क्षयवादी पूछेगा, कभी रीतिकाल पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों का मैं उत्तर आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। एक चीज़ आप चैनल के साथ जुड़ जाइए अभी से, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो, ठीक है। तो छायावाद की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न है और 2 मार्क का है। तो देखिए छायावाद की दो प्रवृत्तियाँ यानी वही छायावाद की दो हमें विशेषताएं बताना है। तो देखिए छायावाद की हम दो विशेषताएं, मैं एक विशेषता आप सीधे सीधे लिख लीजिए, सौंदर्य भावना। सौंदर्य भावना आप अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि छायावाद की दो विशेषताएं या दो प्रवृत्तियां निम्न है, और फर्स्ट में लिख देंगे सौंदर्य भावना, ठीक है। फर्स्ट में आप लोग क्या लिखोगे, सौंदर्य भावना। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और इसका सेकंड क्या लिखोगे, सेकंड काफ़ी एकदम, देखिए ये जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ना, सारी चीज़ें एकदम मतलब आसान आसान है कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो आप फर्स्ट याद कर लीजिए कि सौंदर्य भावना, सेकंड आप याद कर लीजिए कि रहस्य भावना, ऐसे रहस्य भावना भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चिंतन की प्रधानता आप लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है, चिंतन की प्रधानता ये थर्ड है, ठीक है। या प्रकृति का मानवीकरण, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ये चार्ट है, मैंने बता दिया, चारों में से कोई आप केवल 2 याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका आई होप क और ख प्रश्न भी क्लियर हो गया। उसके बाद ग प्रश्न देखते हैं कि खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। तो देखिए जो खुशबू के शिलालेख है ना, ये नई कविता युग की रचना है। किस युग की, तो जो नई कविता युग मतलब प्रारंभ हुआ उस युग की रचना है। और नई कविता युग की रचना है, और किस विधा की है, तो कविता विधा की रचना है, ठीक है। और इसको लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, भवानी प्रसाद मिश्र। तो आप लोग याद रखिए खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है, ठीक है, जिसके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये दूसरे का घ प्रश्न हो गया क्लियर। अब देखिए इधर हम लोग तीसरा प्रश्न आप लोग का आता है क्या कि निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। और देखिए यहाँ पे एक आपको क्या दे देगा कि यहाँ पे एक जैसे ये गद्यांश दे देगा और ये गद्यांश दे देगा, और इससे रिलेटेड यहाँ 3 प्रश्न पूछे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ एक प्रश्न पूछ दे कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। तो यहाँ हमें किस प्रकार के मित्र, इस प्रश्न को पढ़ने से आपको यहाँ से पता चल जाता है कि ये मित्रता नामक लग रहा है कि चैप्टर मतलब चैप्टर से ये लिया गया है पद्यांश। अब इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ये जो आपका मित्रता है ना फर्स्ट ही चैप्टर जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसी का मतलब ये गद्यांश लिया हुआ है। तो इसका आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप वही लिखेंगे कि मतलब प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपका गद्यांश हो गया, और ये 2 मार्क आपको गद्यांश का यहाँ पे मतलब गद्यांश का मतलब ये संदर्भ लिखने का आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार संदर्भ लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बस ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ये रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। तो ये कैसा, किसके लिए कहा जा रहा है, ये एक मित्र के लिए ये बातें कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी आपको व्याख्या करनी हो, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, निम्न पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहता है कि एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो किसी कार्य में हमारी मतलब ऐसी मतलब हमारे साहस को इस प्रकार बढ़ाए कि मतलब हम जो मतलब कार्य करें वो जितनी हमारी शक्ति हो उस शक्ति से ज़्यादा कर जाएं। तो ऐसे ही आपको मतलब बनाकर आपको व्याख्या कर देना है, और केवल रेखांकित अंश यानी रेखांकित अंश किया गया इसी का करना है। और हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, तो आप ये पढ़ोगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं अगर बताऊं कि हमें किस प्रकार का महत्व देना चाहिए, तो हमें ऐसे मतलब ऐसे मित्र को महत्व देना चाहिए जो सत्यनिष्ठ हो, ठीक है। मतलब सत्यनिष्ठ कहने का मतलब ट्रुथ, मतलब जिसमें सत्यता हो और जिस पर हम आंख बंद कर विश्वास कर सकें। आंख बंद कर विश्वास करने का मतलब कि कोई भी चीज़ हम उसके मतलब सहारे अपनी मतलब छोड़ सकें, यही मतलब इसका आंसर होगा। तो इस तरह आपको इस गद्यांश का भी आंसर मतलब आपको देना होगा। और देखिए इस तीसरे प्रश्न में आपको क और ख 2 ऑप्शन दिया रहता है। जैसे ये क है, इसको आप कीजिए, या एक इधर है ख, यहाँ पे देखिए इसको कीजिए। और इसी तरह आपका पद्यांश में भी होता है, ख और ख आपका ऑप्शन होता है, ठीक है। तो और उसके बाद देखिए ये गद्यांश के बाद ये जीवन परिचय होता है, मतलब एक गद्य से जीवन परिचय और एक पद्य से जीवन परिचय, और दोनों में 3-3 आपको ऑप्शन होता है। तो मैंने जो जीवन परिचय है ना एकदम अच्छे से
एकदम अच्छे से लिखवा चुका है जयशंकर प्रसाद का, जो हर साल आता है, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो लगभग हर साल आता है, और एक महादेवी वर्मा, तीनों का। और उन तीनों का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर इन तीनों का जीवन परिचय आप देखिएगा। अच्छे से मैंने एकदम एक एक चीज़ें डिटेल में लिखवाई है, आपको वीडियो देखते ही समय याद हो जाएगा। बाकी हमने यहाँ तक मतलब हमने तीसरे प्रश्न तक हमने सारी चीज़ों को सॉल्व किया। ऐसे में इस वीडियो में प्लान बनाया था कि केवल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, लेकिन चलिए इसको भी मैंने करा दिया, ठीक है। बाकी आगे के मतलब जितनी भी चीज़ें हम एक एक कर अलग अलग छोटी छोटी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे मिलते हैं।